इसको अबाउट द जॉइंट स्टेटस कि कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली इट इज कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट ग्रुप नॉर्मली, विच इज योर स्टिफ, हाइपोमोबाइल एंड नॉर्मल। तो बेसिकली यही 3 कैटेगरी होती है। बट दिस जॉइंट स्टेटस इज by the Stanley Paris. It is graded in different category, basically from 0 to 6, means there are total 7 grades of joint status is given by Stanley Paris. तो उन्होंने इसी को फर्दर और एक्सप्लोर कर दिया कि आपका ग्रेड 0 मीन्स देयर इज नो मूवमेंट और जॉइंट इज एंकाइलोज्ड। First is extremely hypomobile, second is slightly hypomobile, third normal, fourth slightly hypermobile, fifth extremely hypermobile, and sixth is hypermobile to instability. तो जो मेन इसमें इम्पॉर्टेंट ग्रेड है दैट इज 0 to 2, जो इन कंटेक्स्ट ऑफ मोबिलाइजेशन। तो इन 3 ग्रेड्स के बारे में हमें बहुत पहले से मालूम होना चाहिए, स्पेशली जब भी आप नॉर्मल है तो मोबिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हाइपर मोबाइल है, स्लाइटली हाइपर मोबाइल है, अनस्टेबल है, तो वहाँ एज सच आपका मोबिलाइजेशन का कोई रोल होता नहीं है। हमें कब आपको मोबिलाइजेशन परफॉर्म करना है, जब भी आपका जॉइंट हाइपोमोबिलिटी स्टेट में होता है, तभी आप मोबिलाइजेशन प्रीफर करते हो कि हाउ टू इम्प्रूव द जॉइंट मोबिलिटी। इसीलिए आपका बेसिकली यही 3 कैटेगरी है जो कि आपकी 0, 1, 2, नो मूवमेंट और एंकाइलोज्ड, एक्सट्रीमली हाइपोमोबाइल, स्लाइटली हाइपोमोबाइल। ये 3 ग्रेड्स होती हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जॉइंट का एक्चुअल स्टेटस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 0 ग्रेड, as it mentioned that there's no movement और joint is ankylosed। इसका मतलब क्या है कि इस केस में there will be no movement, joint play will be compromised। अगर जॉइंट प्ले है ही नहीं तो कोई मूवमेंट फिर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स है, मूवमेंट है आपकी, ग्लाइड, आपका स्पिनिंग और रोलिंग, दैट ऑल विल बी एब्सेंट देयर, कंप्लीटली एब्सेंट। तो ऐसे जॉइंट में क्या होता है, यू हैव टू डिटरमाइन द एंड फील। आप जब एंड फील करते हो तो यहाँ पे आपको फील होता है बेसिकली इट विल सम टाइम इट विल बी वेरी रिजिड, बोनी एंड फील विल बी देयर। और कभी कभी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी होता है कि कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जहाँ पे आपका जॉइंट एंकाइलोज जैसा लग रहा हो, बट जब आप एंड फील करते हो तो उसमें पता चलता है कि इज इट एक्चुअल एंकाइलोसिस, there is calcification और joint is actually ankylosed। अगर आपका कुछ ऐसा इंडिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जहाँ पे आपका जितने भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं जॉइंट के, वो सारे का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे जॉइंट बिल्कुल भी एंकाइलोज हैं और कैल्सिफिकेशन है, आप रेडियोग्राफ या दूसरी इमेजिनरी फाइंडिंग्स में सजेस्ट कर रहा है कि वहाँ पे कैल्सिफिकेशन है, तो ऐसी कंडीशन में मोबिलाइजेशन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड मैनुअल थेरेपी टेक्निक। यू शुड नेवर परफॉर्म दिस टेक्निक, बिकॉज अगर आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप जॉइंट मोबिलिटी और अगर आपको जॉइंट स्टेटस के बारे में प्रॉपरली नहीं मालूम है और वैसी कंडीशन में आप परफॉर्म करने जा रहे हो, तो 100% देयर विल बी डैमेज ऑफ जॉइंट और आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस और द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ऐसा कोई मोबिलिटी वाला रह नहीं जाता है, जितनी भी जॉइंट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे कैल्सीफाई हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो भी स्पेशली मैनुअल थेरेपी टेक्निक है जो जॉइंट की मोबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, वो हमारी तरफ से नहीं परफॉर्म हो सकते। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम हाइपोमोबाइल
स्टेट। तो ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है कि एक्सट्रीम हाइपोमोबाइल स्टेट मिलता है। इसका एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस के केस में, हाँ, एक चीज़ और, आपका एंकाइलोस में कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल एंकाइलोस तो नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हो, जैसे अभी हमने किया कि पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस। तो पोस्ट फ्रैक्चर सिंपल सा स्टिफनेस है दैट कुड बी ओवरकम विद द मोबिलाइजेशन। बट अगर वहाँ पे आपका कुछ माल अलाइनमेंट है या माल यूनियन है और आपका बोनी एंड फील है, तब भी आपके मोबिलाइजेशन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हम परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं मोबिलाइजेशन और दूसरी मैनुअल थेरेपी टेक्निक, तो थोड़ा थोड़ा गेन होता जाता है, रेंज इंप्रूव होती जाती है। लेकिन एक स्टेट के बाद में जहाँ पे बोन आपस में अप्रोक्सीमेशन होता है, बोन आपस में टकराना स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ द माल अलाइनमेंट या आपका माल यूनियन की वजह से। तो इवन इन केस ऑफ इंट्राआर्टिकुलर माइस, कोई बोनी फ्रैगमेंट है जो लूज बॉडी है, उसकी वजह से भी कभी कभी फर्दर आपका इम्प्रूवमेंट मोबिलिटी में नहीं होता है। तो इस चीज़ को बहुत कायदे से जज करना होता है, और ये आपकी प्रोग्नोसिस के लिए या आप पेशेंट की काउंसलिंग के लिए कि कहाँ तक आपका प्रोग्रेशन होना है, और आप फर्दर आप जब आप चेक करते चल रहे हो और जहाँ पे भी आपका बोनी या एंगाइलोस जैसा मिल रहा है, एंगाइलोस में तो पूरा ही फिक्स मिलेगा स्टार्टिंग ही में, जैसे ही पेशेंट आया आप डिटरमाइन कर सकते हो वहाँ पे मोबिलिटी वगैरह चेक करके कि हाँ एंगाइलोस है, इसमें तो परफॉर्म ही नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी फ्रैक्चर वगैरह के केस में क्या होता है कि आप परफॉर्म तो करते जा रहे हो, रेंज इंप्रूव होती जा रही है, लेकिन एक रेंज के बाद में दैट रेंज इज गोइंग टू स्टक, फर्दर आप नहीं परफॉर्म कर सकते अगर वहाँ पे माल अलाइनमेंट है या माल यूनियन है बोन का या आर्टिकुलर माइस है, लूज बॉडी है, तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ एक्सट्रीम हाइपोमोबाइल, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। एक्सट्रीम हाइपोमोबाइल स्टेट मिलता ही है, सारी कंडीशन में मिलता है, जितने भी पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस हो या किसी प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी का स्टेट हो, किसी वजह से आपका जॉइंट एक पोजीशन में रखा गया हो, ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक कंडीशन, इवन इन सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आपका ऐसा हो सकता है कि जॉइंट एक्सट्रीम हाइपोमोबाइल स्टेट में चला गया हो बिकॉज ऑफ द मस्कुलर इनसफिशिएंसी, या एक पर्टिकुलर पोजीशन में बहुत लंबे टाइम के लिए इमोबलाइज किया गया है। तो वैसे भी स्टेट में आपका जॉइंट एक्सट्रीम हाइपोमोबाइल स्टेट में जा सकता है। आपका पीओपी कास जनरली फ्रैक्चर के कंडीशन में सबसे सिंपल एग्जांपल है, जहाँ पे जॉइंट एक्सट्रीम हाइपोमोबाइल स्टेट में चला जाता है। ऐसे केसेस में रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए आपका मोबिलाइजेशन यूज़ हो सकता है। बट अगेन सेम थिंग कि जब आप रेंज को इम्प्रूव करते चलो, सेम टाइम पे आप एंड फील भी करते चलो, और अगर आपको जहाँ पे भी बोनी एंड फील मिल रहा है, उसका मतलब उसके बाद आपका फर्दर प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज स्लाइटली हाइपोमोबाइल स्टेट। तो स्लाइटली हाइपोमोबाइल स्टेट तो डेली एक्टिविटी या डे बाय डे लाइफ में हम अक्सर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका प्रोलॉन्ग नहीं भी है तो भी सारी मसल्स या सारे जॉइंट जो इसका ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होती है, बस हम उतने ही करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, एक लिमिट तक करते हैं जितने हमारे आइडियल में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो कभी कभी होता है क्या है कि उस जॉइंट के सराउंडिंग जो मसल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली शॉर्टन स्टेट अडॉप्ट कर लेती हैं, एंड दैट विल फर्दर affect the range of motion of a joint or lead to the hypomobile state of a joint। सिंपल सा एग्जांपल है, आपका हैम्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों में हैम्स में या जो भी एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं आपकी हैम्स में बहुत ऑब्वियस होता है, बहुत ईजली आप देख सकते हो कि मैक्सिमम लोगों में हैम्स की टाइटनेस मिलती ही मिलती है। तो उनका क्या होता है कि फ्लेक्शन कहीं ना कहीं लिमिट होता है, इवन इट इज़ नॉट एक्चुअल जॉइंट हाइपोमोबाइल मोबिलिटी स्टेट। ये होता है आपकी जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू है या आपकी मसल्स का
शॉर्टेड स्टेट होने की वजह से होता है। बट अगर यही कोई दूसरी कंडीशन हो, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो जहाँ पे मस्कुलर इम्बैलेंस है, या मसल्स का कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और मसल्स में शॉर्टनिंग वगैरह आ रही है बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएटेड कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में अगर फर्दर वो जॉइंट यूज़ में नहीं आ रहा है, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ में नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द जॉइंट मोबिलिटी। तो एक चीज़ हो सकती है, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन कैन बी ओवरकम वेरी इजीली। एंड नेक्स्ट इज नॉर्मल। तो यहाँ पे एज सच नॉर्मल जॉइंट के लिए कोई मोबिलाइजेशन या कोई थेरेपेटिक इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद जितनी भी कैटेगरी हैं वो सारी की सारी हमारे मोबिलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उससे बाहर है, उसका अपोजिट है, तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो मोबिलाइजेशन के लिए हमें जॉइंट स्टेटस के बारे में भी मालूम होना चाहिए।